So the combination of resistors and their applications are already understood with the help of numericals also. Today we will discuss about heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ में हम उनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। पहले आप कंसेप्ट समझ लो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम कहते हैं कि अगर किसी वायर में करंट पास हो रहा है, वैसे अपन समझें, सिंपल जो फंडामेंटल ग्रास रूट लेवल पे बात समझें कि करंट पास हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। और हमने रेजिस्टेंस के कंटेक्स्ट में ये बात कही थी कि जो एटम्स होते हैं जिनसे मिलकर के वायर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकराते हैं, ठीक है, कॉलिजन होता है उनके बीच में। तो इस कॉलिजन की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होती है और जो आपका वायर है वो गर्म हो जाता है। अब ये हर कंडक्टर में होगा, चाहे वो वायर की फॉर्म में है, चाहे वो किसी गैजेट का सर्किट है, वो हर जगह पर रेजिस्टेंस तो होगा ही। रजिस्टर में तो रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन वायर से भी ज़्यादा होगा। हम यहाँ तो ट्रांसमिशन वायर की बात कर रहे हैं केवल। तो हर जगह पर इस तरह का कॉलिजन होगा और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी वायर से तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट प्रोड्यूस जो हो रही है, इसी वजह से वायर भी गर्म हो जाता है। इस वजह से अप्लायंसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, है ना। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है। अब हम अगर बात करें कि किसी सर्किट में अप्लायंसेस लगे हुए हैं और वो सब अप्लायंसेस अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि ट्यूबलाइट है, जैसे कि फ़ैन है। फैन के सर्किट में जब करंट जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वो फैन घूमने लगता है। तो ये जो एनर्जी एक्सपेंड हुई है सोर्स से, ये एनर्जी कहाँ जा रही है? ये एनर्जी कोई काम करने में यूज़ हो रही है। काम क्या है? फैन को घुमाना, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ज़रूर पता होगा, नहीं पता तो आप अब पता कर लेना कि जो फ़ैन आप यूज़ कर रहे हो वो आफ्टर सम टाइम गर्म हो जाता है ना। कुछ तो भी उसका टेम्परेचर पहले से ज़्यादा होगा, मतलब कि जो हीट है वो उसमें कहाँ से आई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसका कुछ फॉर्म, ज़्यादातर फॉर्म तो उसका उस फ़ैन को चलाने के लिए यूज़ हो गया, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन सम फॉर्म ऑफ इट गॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, दैट इज़ वाई फैन गॉट हीटेड अप। ये चीज़ अगर किसी रेजिस्टिव सर्किट में देखी जाए, हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टिव सर्किट। व्हाट इज़ अ रेजिस्टिव सर्किट? रेजिस्टिव सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें ओनली रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड। इस तरह के सर्किट जो होते हैं जिसमें केवल रेजिस्टर्स ही कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, हम उनको, यानी ट्रांसमिशन वायर नहीं, ओनली रेजिस्टर्स। नाइक्रोम वायर है तो पूरा नाइक्रोम वायर। ये रेजिस्टिव सर्किट्स जो होते हैं वो हीटिंग डिवाइस में काम में लिए जाते हैं। हीटिंग डिवाइसेस मतलब जो कि हीट प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक हीटर है वो एक हीटिंग डिवाइस है, या फिर आपका जो टोस्टर होता है, गीज़र होते हैं, अवन होते हैं, ये सब हीटिंग डिवाइसेस होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक आयरन होता है। तो ये सब हीटिंग डिवाइसेस हैं। इनमें रेजिस्टिव सर्किट्स बनाते हैं हम, और रेजिस्टिव सर्किट में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत लाइट में भी कन्वर्ट हो जाती है ना। तो हीट एंड लाइट में ही उसका कन्वर्जन होता है। उनका काम ही हीट करवाना है ना। हमारे जो टीवी, फैन, ट्यूबलाइट, ये सब हीटिंग डिवाइसेस नहीं हैं, फिर भी गर्म हो जाते हैं। इनके सर्किट्स रेजिस्टिव नहीं है, फिर भी वो गर्म हो जाते हैं। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में एक फंडामेंटल कंसेप्ट ये समझें कि वर्क और एनर्जी एक ही बात है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था
इन द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी कि वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो कोई भी अप्लायंस उतना ही काम करेगा जितनी उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी, या एनर्जी जितनी है काम उतना ही होता है, काम उतना ही होता है जितनी एनर्जी हो। कोई भी काम करने में एनर्जी खर्च की जाती है। यहाँ पे एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी रेजिस्टिव सर्किट में तो सारी की सारी एनर्जी हम कह रहे हैं हीट में कन्वर्ट हो जा रही है, तो इसका मतलब हीट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, एनर्जी, वर्क, ये सब जो है ये इंटरचेंजेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, या जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे दूसरी वैसे ही ये है। अब आप देखो, हमने 9th क्लास में सीखा था पावर, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, W/T। ये हमने सीखा था कि जो पावर होता है, किसी भी अप्लायंस का पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। या इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्स्ट में आप कह सकते हो E/T, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। द इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो हम ये भी जानते हैं कि V इक्वल टू W/Q। फ्रॉम दिस, है ना, ऐसा ही कहा था ना हमने, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W/Q। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q अक्रॉस अ सर्किट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन से दैट W और E इज इक्वल टू V इंटू Q। जब हम वर्क और एनर्जी को ये चीज बोल सकते हैं तो हीट को भी ये चीज बोल सकते हैं। हीट भी हमारा V इंटू Q की तरह से शो किया जा सकता है, जैसे वर्क को हम शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो पावर की कंटेक्स्ट में या एनर्जी की कंटेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला कि एनर्जी इक्वल टू P इंटू T। तो हीट को भी हम कह सकते हैं P इंटू T, वर्क को भी हम कह सकते हैं P इंटू T, एनर्जी को तो हम कहते ही थे P इंटू T 9th क्लास में। तो एनर्जी P इंटू T, हीट जो है वो P इंटू T भी है और V इंटू Q भी है। फ्रॉम दिस हीट जो है V इंटू Q भी कही जा सकती है, और यहाँ पे P इंटू T भी कहा जा सकता है हीट को। तो अगर हम हीट को P इंटू T बोल रहे हैं, हाँ, और पावर के लिए हमने W/T बोला था, पावर जो है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब ये जो पावर है, इसको अगर हम वर्क के कंटेक्स्ट में देखें, मैं अगर इस V इंटू Q को, वर्क को मैं V इंटू Q बोल रहा हूँ और पावर को मैं W/T बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे V इंटू Q/T लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ, हमने कह दिया V इंटू Q दैट इज W, और E और H, इन सब के लिए हम V इंटू Q/T लिख सकते हैं, है ना। तो ये बात याद रखें कि Q/T जो है वो I होता है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से P इक्वल टू V इंटू I। ये इलेक्ट्रिक पावर का हमको फॉर्मूला मिलता है, P इक्वल टू VI फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे डोमेस्टिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 220 वोल्ट। फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस I इज इक्वल टू P/V फ्रॉम दिस फॉर्मूला। उतना ही करंट कोई अप्लायंस खींचता है जितना रेशियो उसके पावर और वोल्टेज का होता है। अभी पावर जो है वो आप किसी भी अप्लायंस में देखो लिखा हुआ रहता है ना। पावर जो है P इक्वल टू V इंटू I, इसकी यूनिट को हम वोल्ट इंटू एम्पियर बोल सकते हैं, या वोल्ट एम्पियर।
दैट इज नोन एज वाट, हाँ, और W। तो पावर का यूनिट जो है वो वॉट है, और पावर को हम V इंटू आई बोल रहे हैं। तो पावर की एप्लीकेशन हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम हीट की क्योंकि बात कर रहे थे, हमने कहा था H इक्वल टू पी इंटू टी, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज इक्वल टू P इंटू टी, एंड P इज V इंटू आई। तो मैं इस P की जगह अगर V इंटू आई लिख दूं तो हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू V I T। नाउ फ्रॉम आवर ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो द वैल्यू ऑफ V अगर मैं यहाँ पे आई आर लिख दूं तो दिस इज आई आर इंटू आई इंटू टी। आई इंटू आई आर को हम आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस रिलेशन is known as Joule's law, Joule's law of heating। H इक्वल टू VIT, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां से ये आया Joule's law of heating, which says that heat produced in a circuit is directly proportional to square of the current passing through it। Number 2, heat is directly proportional to the resistance of the conductor यानी वायर, and heat is directly proportional to the time for which the current passes through the circuit। यानी जितना ज़्यादा करंट उसमें होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से हीट प्रोड्यूस होगी। आर रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, याद करें हम जब रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे हम कह रहे थे कि मेटल्स का रेजिस्टेंस कम होता है और अलॉयज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं उनमें जो अलॉय जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो पहले जब बात हुई थी जब रेजिस्टिविटी के टाइम पे, तब हमने कहा था कि जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं उनमें अलॉयज़ के की कॉइलिंग क्यों होती है, मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो अलॉय का क्यों बना हुआ होता है। तो हमने उस समय यही कहा था कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है इजीली, है ना, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, इस वजह से हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब वो बर्न नहीं होता, जल्दी से जलता नहीं है। यहाँ पे हमें एक और अच्छा रीज़न मिल गया उसका कि उसका रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू ऑल द मेटल्स यूज्ड इन इट्स कंपोजिशन। अलॉय क्या है, मिक्सचर ही तो है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। तो जितने भी मेटल से मिलकर के वो बना हुआ है उन सब मेटल्स के इंडिविजुअलिस्टिक रेजिस्टिविटीज जो होती हैं, अलॉय का रेजिस्टेंस हमेशा उनसे ज़्यादा होता है। आपने देख लिया कि रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स की 10⁻⁸ की रेंज में थी, जबकि अलॉयज़ की 10⁻⁶ की रेंज की थी, मतलब उनसे कम से कम 100 टाइम्स ज़्यादा थी। तो अगर ऐसा है तो फिर उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्रॉम द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। हीटिंग डिवाइसेस का काम ही है ये हीट प्रोड्यूस करना। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमको 3 पैरामीटर्स मिले, आई स्क्वायर आर एंड टी। तीसरा पैरामीटर टाइम है। अब ये तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि कोई भी अप्लायंस बहुत ज़्यादा देर तक अगर यूज़ किया जाता है तो गर्म हो जाता है।
रीज़न आपके सामने, आई स्क्वायर आर टी। मोर विल बी द वैल्यू ऑफ टी, द मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड। जितनी देर तक आप उसको चलाओगे, जितनी देर तक करंट पास होता रहेगा उतनी देर तक उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दैट इज़ द रीज़न वाई जब हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब हम कह रहे थे कि हर कोई रीडिंग लेते समय, हर रीडिंग लेने से पहले आप जैसे ही आपने की प्लग इन करी, आपने वोल्ट मीटर एमीटर दोनों में V और I की वैल्यूज़ ले लिए। R का वैल्यू आपने रियोस्टेट में जैसे फिक्स किया, वैसे आपने की प्लग इन की, वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग्स लिखी और फिर की को प्लग आउट कर दो। हाँ, एंड देयर शुड बी सम गैप बिटवीन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी सब्सिक्वेंट ऑब्जर्वेशंस के बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम गैप होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप लगातार की प्लग इन करके रखोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो फ्रॉम द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी हीट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हमने H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी आई टी से ऑब्टेन किया है। V इंटू आई इंटू टी भी हीट है। यहाँ पे हमने V इक्वल टू आई आर की जगह पर आई आर लिखा, आई आर इंटू आई इंटू टी इज आई स्क्वायर आर टी। हम ओम्स लॉ से I इक्वल टू वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। अगर हम I इक्वल टू वी अपॉन आर लिख दें तो वी आई टी में कुछ ऐसा हो जाएगा, वी आई टी दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। हाँ, ये आपको तीन फॉर्मूला मिल रहे हैं हीट के। एक तो सिंपल वी आई टी है। प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस जो होते हैं वो इस तरह से कि जहाँ पर आई कांस्टेंट दिख रहा है वहाँ पर आई स्क्वायर आर टी यूज़ करें, जहाँ पर वी कांस्टेंट दिख रहा है वहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी यूज़ करें। लेकिन हम लोगों को इन द क्लास 10th न्यूमेरिकल्स जब मिलते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं क्वेश्चन में, तो आप गिवन लिख लें। अगर आपको वी आई और टी दिया हुआ है तो सीधे ये यूज़ करें, आई आर और टी लिखा हुआ है तो आई स्क्वायर आर टी यूज़ करें, वी आर और टी दिया हुआ है तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी यूज़ करें। हालांकि आपकी बुक में एक जगह ऐसा भी किया हुआ है कि आपको V पूछा गया है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, और उन्होंने पहले I निकाला और फिर V इक्वल टू आई आर से V निकाला, तो ऐसा भी होता है। खैर, वो जैसा भी होता है हम आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एसोसिएटेड जो जो बातें हमने की हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आप देखो कि ये हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है। An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? तो P इक्वल टू वी आई से हम करंट निकाल दें इन ईच केस। नंबर 1, व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम, मैक्सिमम हीटिंग है तो वो कह रहा है कि उस समय कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज एट द रेट ऑफ 840 वाट, यानी पावर जो है वो 840 वाट है, और वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। तो इस समय I क्या होगा? फ्रॉम द फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई, आई वुड बी इक्वल टू P अपॉन V, यानी 840 अपॉन 220 ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3.3 3.81
एम्पियर इसका मैक्सिमम इस समय करंट होगा जब मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, और रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल टू वी अपॉन आई। V हमारा 220 है और I हमारा 42/11 है ना। ये मैंने कैलकुलेशनली इसके लिए कर दिया है। हम इसको 840/220 भी कर सकते, एक ही बात है, मतलब जैसे भी करो। तो इसको 110/121 कर लें ना। मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा कैलकुलेटर लेकर के। 110 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 21, तो हमारा वैल्यू आ गया 57.61। 619 तो 62 कर लें, 57.62 ओम। ये दो वैल्यूज हमारी 3.81 एम्पियर। ये कब? जब वो मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। जब मिनिमम कर रहा है तो उस समय पावर कितना है? पावर कंजम्पशन 360 वाट है। मतलब एनर्जी कंजम्पशन एट द रेट ऑफ 360 वाट, यानी पावर इज 360 वाट। और V तो अब भी 220 वोल्ट ही होगा। तो I कितना होगा? P इक्वल टू वी आई से I इक्वल टू P अपॉन V, दैट इज 360/220, 1.628 एम्पियर। और R इक्वल टू वी अपॉन आई। V क्या है? अगेन 220, और I जो है वो 1.628 लिख दें या 18/11 लिख दें। 110 इंटू 11/9। 110 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 9, 134.44। 134.44 ओम। वैल्यू थोड़ी यहाँ पे हमको ज़्यादा मिल गई। ठीक है, यही सब था। 360 सही लिखा है ना? हाँ सही लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल जो P इक्वल टू वी आई से हुआ है। आप जो आंसर्स हमारे आए उनको टैली कर लेना, ये अप्रॉक्सीमेशन में लिखते हैं, है ना। अब देखें कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन देखो, हमें दिया हुआ है हीट इज 100 जूल, produced each second, time is 1 second, and resistance is 4 ohm, find the potential difference। अब मैंने क्या बोला था आपको कि आप हीट का जो वैल्यू है ना, हीट का जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, 3 फॉर्मूला है, VIT, I² RT एंड V²/R × T। ठीक है, तो हम डायरेक्ट H इक्वल टू V²/R × T यूज कर सकते हैं आपकी बुक में, क्योंकि ये फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है अलग से, इसलिए दे डोंट यूज इट। अदरवाइज वी कैन यूज इट फ्रॉम दिस V² = H × R/T। तो V = √H × R। अभी H क्या है? 100, R है 4, अपॉन T इज 1, यानी √400, दैट इज 20 वोल्ट, है ना। आपकी बुक में इसका सॉल्यूशन कैसा है? I निकाला पहले 5 एम्पियर और उसको V = IR किया तो 20 वोल्ट आया। तो 2 स्टेप में थोड़ा सा लंबा हो गया, हमने सीधा ये फॉर्मूला लगाया, उससे भी ये आंसर आ जाता है एज इट इज।
आगे देखो कुछ क्वेश्चन है। वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज? जो कॉर्ड मतलब हमारा जो ट्रांसमिशन वायर है, जो करंट लेकर के जा रहा है हीटर में, उसको हम बोल रहे हैं कॉर्ड। और हीटिंग एलिमेंट जो कि उसके अंदर सर्किट बना हुआ है। तो हीटर के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है दैट इज अ पार्ट ऑफ रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हीट विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो ग्लो करने लगता है। जबकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉर्ड, जिसमें आर का वैल्यू बहुत कम है, विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आर का वैल्यू बहुत कम है, तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आर का वैल्यू बहुत कम होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो ग्लो नहीं करती है ना। यानी कि ये ग्लो कर रही है ड्यू टू एक्सेसिव हीट। हाँ, वो ज़्यादा हीट है लेकिन वो मेल्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि हमने ऐसा ही सब्सटेंस, ऐसा ही अलॉय लिया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, एक बात। और दूसरा, उसको वो बहुत ज़्यादा हीट में फिर ग्लो करने लगे और हीट प्रोड्यूस करने लगे। रेजिस्टिव सर्किट हमने यूज़ किया है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफॉर्मिंग 96,000 कूलॉम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। अब चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है एंड पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। H इज इक्वल टू वी आई टी एंड I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो V इंटू क्यू अपॉन टी इंटू टी बोल सकते हैं इसको, T से T कैंसिल कर दो। H इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो वो 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हीट दिया हुआ है तो आप सिंपल, अगर आपको V इंटू क्यू दिया हुआ है और हीट पूछा है तो आप केवल V इंटू क्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 50 इंटू 96,000 होगा। हाँ, मतलब सिंपली ये वाला 0 यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये लग गए 4 0, 5 6 30, 45 प्लस 3 48 है ना। तो ये 48 लाख जूल एनर्जी है ना। हीट का फॉर्मूला जूल होता है, तो आप इसको या तो 48 लाख बोल दो, या आप ये 3 0 को किलो लिख दो और इसको लिख दो 4800 किलो जूल। ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे आपकी मर्जी हो लिखो, कैलकुलेशन की गलती नहीं होना चाहिए। An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 second. R दिया है, I दिया है, T दिया है, तो क्या यूज करोगे? H इक्वल टू वी आई टी। सिंपल, V, अच्छा वी आई टी नहीं, आई स्क्वायर आर टी यूज करोगे है ना। आई वी आई टी नहीं दिया हुआ है, आई आर टी दिया हुआ है, तो आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हाँ, यानी 5 स्क्वायर, हाँ 5 का स्क्वायर इज 25, 20 इज आर, 30 इज टी, तो 25 इंटू 20 इंटू 30 है ना। तो जैसे मर्जी कर लो आप, ये 500 इंटू 30 कर लो, यानी 15,000 जूल और 15 किलो जूल, योर आंसर। हाँ, कल बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। थैंक यू।